करो स्टार्ट बेटा। सेक्शन ए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है वीवो का पेपर। हाउ फास्ट शुड ए मैन वेइंग 600 न्यूटन रन टू ए वेयर ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 750 जूल्स। अब देखिए यहाँ पे फोर्स दिया है 600 न्यूटन 10, तो मास नहीं है ये। मास मेरा कैसे निकालूंगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूले से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्सीलरेशन 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा मास कितना रहेगा? 60 किलोग्राम। अब मास 60 किलोग्राम है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी है 750 जूल्स है, तो 750 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम मेरा 60 हो गया इंटू वी स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 230। जीरो जीरो कैंसिल, 325 जब 5 आएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड दिस थिंग्स? पक्का समझ में आया ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बड़ा आतंकी क्वेश्चन दिख रहा है। एक क्रेन है से 5800 न्यूटन ओके कंटिन्यू ओवर वेट ए पोजीशन 2.3 फ्रॉम द ओके लोअर, तो ये 233 मतलब लोड मेरा 2300 न्यूटन है। एफर्ट कितना है? 2.3 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे कितना 5000 न्यूटन है। ठीक है, ये मेरा फलक्रम हो गया। तो ये डिस्टेंस, देन व्हाट इज द पी, सो दैट व्हाट इज द पी वैल्यू, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द 2300 न्यूटन। 2300 मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस रहेगा? तो वही क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। ये तेरा 5000 इंटू 2.3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? ये डिस्टेंस आ गया x इंटू 2300। तो x क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? x इज इक्वल टू ये मेरा 5000 इंटू, मैं इसे 23 लिख रहा हूँ, नीचे एक जीरो इंक्रीज कर दूंगा 23, यहाँ पे 000 कर देता हूँ। तो ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, ये 23 भी कैंसिल हो गया, 5। समझे कि नहीं बेटा? ओके कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है 5। कुछ रह गया था क्या मल्टीपल में? ये 5.8 है क्या? नहीं 5000 नहीं है, ये 58 है। हाँ हाँ, तो फिर 5 कहीं आएगा, 5.8 ये आएगा 5। पॉइंट नहीं दिया है पर। देखना ये 5800 है ना, देख वापस फिर से देख ली, देख 5800, इसको 5800 कर, अच्छा तो ये 5800 हो जाएगा। तो मेरी 2 जीरो कैंसिल हुई ना, फिर एक जीरो रह गई, तो 58/10 क्या आएगा? 5.8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5.8। समझे बेटा? समझ गए ना? नेक्स्ट चले। A large hook sticks into a pencil. The hook and the pencil are balanced. Hook and pencil are balanced on the edge of the table as shown given below. The pencil, this is table, and this is large hook. Where the center of the gravity of the hook and pencil? Center of gravity of the hook and pencil. बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन दिया है। देख जहाँ पे ये बैलेंस हो रहे हैं, अभी यहाँ पे टेबल पे कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं? ये पॉइंट ए पे बैलेंस हो रहे हैं। ए लार्ज हुक स्टिक्स इनटू ए पेंसिल। लार्ज हुक को मैंने पेंसिल से स्टिक कर दिया है। अब मेरे को दोनों बॉडी का कंबाइन मुझे देखना पड़ेगा, उसके अंदर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दोनों मेरी इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी है। यस, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी फिर कहाँ आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 3 पॉइंट को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब कॉन्सेंट्रेट कौन सा पॉइंट टच कर रहा है हुक पे? पेंसिल का पॉइंट, निप पॉइंट टच कर रहा है, तो मतलब दिस पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट बी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ़ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखा अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे बी से पास होंगे, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे बी से ही पास होंगे, तो पॉइंट बी बिकम्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
जब इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी रहती है तो हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने ए से ड्रॉ करूँगा तो ए पे तो सारे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सी से ड्रॉ होने वाला मेरा बी से पास होगा, ए से ड्रॉ होने वाला मेरा बी से पास होगा, डी से ड्रॉ होने वाला बी से पास होगा, तो बी पॉइंट बिकम्स ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर बेटा? ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, ओन isotopes with 3 consecutive disintegration. The particle emitted are, the radioactive element forms its own isotopes with 3 consecutive disintegration. 3 consecutive disintegrations. The particles emitted are 2 alpha 1 beta, 2 beta 1 alpha, own isotopes. उसका खुद का isotopes बनेगा. 3 consecutive disintegrations. 3 consecutive disintegrations मतलब कि same particles 2 बीटा 1 गामा, यस 2 बीटा 1 गामा। मालूम है कैसे 2 बीटा 1 गामा? क्योंकि जो कार्बन को हम 12 6 12 है, तो कार्बन का एक और आता है 6 14 आता है, तो 6 ओन पार्टिकल ना, ओन एलिमेंट। ओन एलिमेंट में कैसा होता है? ओन एलिमेंट में बेटा देखिए यहाँ पे बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन है। अब ओन एलिमेंट में ये बता, अल्फा तो हो नहीं सकता क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, बीटा ही होगा। बीटा में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर नहीं, बीटा में एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, गामा ही रहेगा, क्योंकि उसने बोला कि ओन एलिमेंट, ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर्म्स द ओन आइसोटोप्स, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, और 3 कंसेक्यूटिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो मैं अगर अल्फा इमिट्स हो रहा है, यस, तो अल्फा इमिट्स होगा तो क्या होगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा? 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, 2 अल्फा अगर मैंने इंक्रीज किया तो एक अल्फा इंक्रीज किया तो मेरा 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया, एंड प्लस 2 बीटा कर दिया तो 2 एटॉमिक नंबर वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा। देखिए चौथा ऑप्शन भी होगा ना, समझे बेटा? ये मेरे लिए खुद नया क्वेश्चन था। या तो 3 बीटा करेक्ट होगा, तीनों बीटा मैंने किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार मेरा इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, 3 बार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो भी नहीं होगा। या तो 3 गामा होना चाहिए, तो 2 बीटा, हाँ 2 बीटा 1 अल्फा भी कर सकते हैं, 2 बीटा 1 अल्फा, या 1 अल्फा 2 बीटा, या 2 बीटा 1 अल्फा। 2 बीटा मतलब 2 नंबर इंक्रीज हो गया, फिर 1 अल्फा मतलब 2 डिक्रीज हो गया, तो सेम आया ना, ओन आइसोटोप्स आया कि नहीं आया? यस, 1 अल्फा 2 बीटा या 2 बीटा 1 अल्फा। क्लियर हुआ? देख सर्कल कर रखा है बच्चे ने भी यहाँ पे, सर्कल कर रखा है, कौन सा क्वेश्चन समझी कि नहीं? मैं बताया विवगुरु का फिजिक्स है ना, रश्मि मैडम है वहाँ पर, चीफ है इसकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस चेंज इफ द सराउंडिंग मीडियम इज चेंज, यस ट्रू। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इज इमर्स्ड, बोथ आर ट्रू, ठीक है ना? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है, ए। चले आगे, टाइम मेजर कर रहे क्या, कितने देर में सॉल्व कर रहे हैं? व्हाट डज द स्टोन, क्या लिखा है, स्पार्कल, स्टोन स्पार्कल, हाँ वाई डज द स्टोन स्पार्कल, मतलब कि उसके अंदर रेडिएशंस निकल रहा होगा, लाइट बीइंग entrapped inside it due to the low critical angles, bending of light, refraction of light, या reflections of light, refractions of light। रिफ्लेक्शंस में कैसा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में ना एनर्जी आपकी वापस फिर से सेम मीडियम में चली जाती है, इसमें आपकी एनर्जी बाहर दिखाई दे रही है, स्पार्कल हो रही है। और एक नहीं आ सकता, लाइट बीइंग इंट्रैप्ड इनसाइड इट ड्यू टू द लो क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल लो रहेगा तो इट शुड बी गोज आउट, हाँ ये भी जा सकता है। लाइट विल बी इंट्रैप्ड इनसाइड इट एंड ड्यू टू द लो क्रिटिकल एंगल्स। रिफ्रैक्शंस में लाइट बाहर आ रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो तीनों फिनोमिना है। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, ABC ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा ले, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना आएगा। फिर भी मैं एक बार चेक करूँगा इसको, ठीक है, देखता हूँ क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ए मैन स्टैंड इन ए बिटवीन द 2 हाई राइजेस बिल्डिंग, देख वैसा जो पिछले में मैंने किया था, साउंड वाला क्वेश्चन है, एक वाला ही आएगा। blows a whistles, he hears the 2 consecutive echo after 0.4 second and after 1.6 second.
द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज, अब 0.4 सेकेंड है, ये 1.6 सेकेंड है। अब ई परसेंट डिस्टेंस मतलब कि पहले इसका निकालेंगे डिस्टेंस, स्पीड दे रखा है मेरे पास, एको से कैलकुलेट करेंगे क्या, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ d1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 332, समझे, तो तेरे को d1 मिल जाएगा। फिर d2 भी सेम सेम फॉर्मूले से, ट्वाइस ऑफ d2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 332, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करके 2 निकालेंगे, फिर दोनों को फिर ऐड कर देना, समझी। चलिए आगे। It is possible to recognize a person by hearing his voice, yes, even if he is hidden behind the solid wall. This is due to the impact of the voice, due to पिच की वजह से भी नहीं, एम्पलीट्यूड की वजह से भी नहीं, क्वालिटी की वजह से, टिम्बर की वजह से, समझ गई। तो हैज़ डेफिनेट क्वालिटी, आर यू क्लियर। पिच नहीं, लाउडनेस नहीं, वॉल नहीं, डेफिनेट क्वालिटी, गॉट इट। समझ रही है ना अनुष्का। अच्छा लगा है पेपर, चले इसको देखते हैं जरा भी। अरे भाई, द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर्स ऑफ ए फिक्स रेजिस्टेंस चेंजेस विच ग्राफ, बता, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस चेंज, तो विच ग्राफ शोज द करंट इन ए रेजिस्टेंस चेंज विद द वोल्टेज। कौन से ग्राफ में आपका करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद द वोल्टेज। देख, इसमें आपका सेम वोल्टेज जा रहा है, यस आपको मतलब सेम वोल्टेज मतलब कि आपका क्या होगा, करंट अब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज है, करंट आपका कांस्टेंट करंट है। इसमें आपका वोल्टेज डिक्रीज हो गया, ओके, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, नहीं करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज। क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस चेंजेस विच ग्राफ shows how the current in the resistors change with the voltage, सी which graph shows how the current in the resistors change, current in the resistors change with the voltage। करंट चेंज देख, इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा, सेम है। फिक्स है, इसमें आपका करंट एंड वोल्टेज आपका कांस्टेंट, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका करंट और वोल्टेज, करंट भी आपको डिक्रीज, करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो फिर मतलब ये जो ऑप्शन रहेगा इसमें आपका करंट आपका सेम है, बी वाला ऑप्शन ना, यस बी ऑप्शन नहीं, सी, सी है, अंडरस्टूड। सी आपका सही, क्योंकि सब में करंट, इसमें करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, गॉट इट। विच ग्राफ शोज, मुझे क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर इन तीनों में सेम चीज़ें हैं, ये अलग है। इन तीनों में क्या हो रहा है, देख, इसमें करंट एंड वोल्टेज दोनों आपके चेंजेस हो रहे हैं। इसमें आपका देख, इसमें आपका क्या, करंट, हाँ इसमें करंट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका करंट कांस्टेंट है एंड वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसमें आपका वोल्टेज करंट दोनों चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक, इसमें करंट के लिए पूछ रखा है, विच ग्राफ शोज द करंट इन द रजिस्टर्स चेंज विथ, तो इसमें करंट आपका चेंज विद द वोल्टेज। अच्छा, विच ग्राफ चेंज विद वोल्टेज, करंट विल चेंज, हाँ फिक्स, हाँ फिक्स रेजिस्टर, अच्छा, विच ग्राफ शोज द करंट इन द रजिस्टर्स चेंज विद द वोल्टेज, इन द रजिस्टर चेंज विद द फिक्स रजिस्टर, कहाँ लिखा है, ऑफ अ फिक्स रेजिस्टेंस चेंजेस द वोल्टेज, कहाँ लिखा है, द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर्स ऑफ ए, अच्छा फिक्स रजिस्टर्स, तो फिक्स रजिस्टर्स मेरा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओम्स लॉ में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइंस, ओके। तो यही रहेगा, इसमें फिक्स रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट आएगा, गॉट इट। समझे कि नहीं, चल सोच कितने मैं सोचो इतने साल से फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इतने साल से मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ,
और हर साल 10-12 बच्चे मेरे रहते ही हैं, उतने पेपर सॉल्व करता हूँ, फिर भी मुझे हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन दिखाई देते हैं एमसीक्यू के। क्योंकि एमसीक्यू इसलिए तो फ्रेम करते हैं। अब सोचो ना, तुम जीए में ले ले, नीट में ले ले, किसी भी एग्जाम में जो भी फिजिक्स या कंटेंट मेरे हमारे वही है। कंटेंट थोड़ी कुछ किसी और साइंटिस्ट ने नया कंटेंट बना दिया, वही कंटेंट वही है। उसी कंटेंट में जेई या इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इतने बड़े बड़े धुरंधर बच्चे हैं बेचारे, जो क्वेश्चन में ही आपके पता चलता है, क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं उसी कंटेंट के अंदर ही। क्वेश्चन क्रिएशन करना भी एक बहुत बड़ी कला है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर, क्या रहेगा अर्थ वायर न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? Neutral wire is no current. वेरी लो, वेरी हाई, जीरो या बोथ ए एंड सी? Both A वेरी and लो, C? ए मतलब वेरी लो एंड सी मतलब जीरो। नहीं, very high ना. पोटेंशियल ऑफ द इसमें अर्थ वायर का जो पोटेंशियल रहता है, न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, हमेशा न्यूट्रल पोटेंशियल ज़्यादा रहता है एंड करंट का पोटेंशियल लो रहता है, ठीक है। अर्थ वायर का जो पोटेंशियल्स रहता है, अर्थ वायर में पोटेंशियल्स तो रहता ही नहीं है उसके अंदर। अर्थ वायर जस्ट ओनली द फॉर रिसीविंग ऑल द करेंट्स। यस, तो वेरी लो, जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा शायद, क्योंकि पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल जो जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो बिटवीन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल और लाइट के बीच में जनरेट होता है। अर्थ वायर और उसके बीच में जनरेट नहीं होता। अगर पोटेंशियल जनरेट होता, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कुछ रहता, तो दे कैन आल्सो ऑपरेट दिस थिंग्स एंड डिवाइस। तो इसके अंदर जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। सी ऑप्शंस चेक करूँ सर्च करके, ठीक है, जीरो आएगा, क्यों? बिकॉज द अप्लायंस कैन नॉट बी वर्क ना विद अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस। ए सिंपल AC generator produces a voltage and varies with a time as shown below. The AC generator है, produce a voltage, vary with the time as shown below here. So which graph shows the voltage varies with the time? Which graph shows voltage varies with the time? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या वोल्टेज मेरा 1 और फिर उसके -1 एंड टाइम मेरा कांस्टेंट है दोनों का। ये पहला करंट अल्टरनेट एंड दूसरा करंट, ठीक है, ये वेरीज नहीं हो रहा है। इसमें 2 -2 और फिर उसके बाद यहाँ पे देख डिस्टेंस मेरा 1 से 2 और फिर डिस्टेंस यहाँ से भी 1 से 2 एंड -2 सेम जा रहा है, ये भी मेरा सेम है। थर्ड देखें, थर्ड में क्या है, थर्ड में बी ऑप्शन भी नहीं है, हाँ सी ऑप्शन सिंपल दिख रहा है इसके अंदर, सी ये ऑप्शन रहेगा, समझी कि नहीं? सी ऑप्शन है, ये नहीं है, हाँ सी ऑप्शन, ओके। अरे सी और डी दोनों दिख रहा है क्या? डी हो गया, अच्छा नीचे से यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट है, ये तो नहीं है। सी एंड डी, तो नीचे कुछ और ऑप्शन दे रखेंगे। सी डी में कैसा है, ऊपर गया एक, अच्छा सी इसमें दूसरा कंप्लीट नहीं दिया है ना, इसमें दोनों दिया है। जीरो से सिर्फ 1 तक दिया है इसमें 0 से 2 वोल्टेज, जैसे कुछ और क्वेश्चन में भी दिया है क्या साथ में, 2 वोल्टेज, हाई वोल्टेज। विच ग्राफ शोज द वोल्टेज वेरीज विद द टाइम व्हेन द जनरेटर रोटेट एट ट्वाइस द ओरिजिनल स्पीड, ट्वाइस द ओरिजिनल स्पीड, तो ट्वाइस में मतलब ये सेकंड डी वाला आएगा बेटा। वोल्टेज वेरीज विद द, क्वेश्चन कहाँ से उठाए होंगे इसने। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, आइस क्यूब्स टेकन फ्रॉम ए फ्रीजर एंड हीटेड इन ए कंटेनर, द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड टाइम आर रिकॉर्डेड ऑन द ग्राफ पेपर। देख अभी यहाँ पे सी डी तो मेरा ये हो जाएगा -2 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन सी पे मेल्टिंग आ जाएगा, देन बी पॉइंट पे मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन पॉइंट आ जाएगा, एंड ए पे मेरा कम्प्लीटली वेपर हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बी पे होगा, ए पे वेपराइजेशन पॉइंट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट तो होना ही चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए, कब क्यों कर दिया।
अब इसने क्या पूछा है, विच पॉइंट द रीडिंग विच टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या रहेगा, ml, ओके, मल्टीप्लाई कर ले सिर्फ इसके अंदर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो Q इज इक्वल टू ml, दिस इज जूल पर किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.02, हाँ 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तुम्हारा 767 एंड देन मल्टीप्लाई कर लेना सीधा, 667, वही फर्स्ट ए वाला आएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि ग्राम था, यहाँ पे किलोग्राम है, जूल पर किलोग्राम है, ओके। इसमें देख 14th वाले में, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पाथ ऑफ द लाइट। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन देख, अभी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल मुझे 42 डिग्री, तो ये 42 दिया हुआ ना, ये 42 नहीं 48 होना चाहिए था, तो तभी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा ना, ये 42 है, ये सब 42 है क्या, ये 42 है, ये कितना है 42 ही है, क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 42, बी इसे 48 लिखा भी, सब में 42 है ना। क्रिटिकल एंगल मेरा ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए, ये 42 है तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा तो मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इससे अकर हो रहा है, फिर ये 42 होगा तो फिर नीचे आ जाएगा बराबर, ए वाला ऑप्शन, समझे कि नहीं, समझे, देख ये 42 है तो ये क्या हुआ 48 हुआ, मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल कलेक्ट हुआ, अब यहाँ पे ये मेरा 48 हो गया तो ये 42 हो गया, तो ये मेरा एंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मेरा क्या आएगा वापस 42 आ जाएगा, 42 होता है ग्रेजिंग सरफेस, क्रिटिकल एंगल हो गया, समझी कि नहीं। लास्ट देखते हैं क्या है, द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ ए टर्पेटाइन ऑयल इज हायर देन वाटर, अगर हायर देन वाटर रहेगा टर्पेटाइन ऑयल का, हायर देन वाटर तो लाइट बैंड क्या हो जाएगी, हायर देन ये वाटर, तो मतलब ये मेरा डेंसर हो गया, ये मेरा एयर हो गया, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मेरा ये रेस जा रही है, स्ट्रेट हो जाएगी नहीं, ये भी रे जा रही है, सेकंड एंड फोर्थ, ये तो बैंड टूवर्ड द नॉर्मल हुई, तो आंसर मेरा सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पे रे 2 दे रखा है, सिर्फ रे 2 मेरा अभी, अच्छा हाँ दोनों देखना पड़ेगा ना, पहले अंदर एंट्री की तो टर्पेटाइन में बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, यस, ऐसे यहाँ बैंड अवे दे रखा है, तो मतलब ये गलत है फोर्थ, समझ में आया कि नहीं आया, समझी बेटा, एयर से पहले डेंसर में आ रही है तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, अब मेरा ये लाइट मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सेकंड वन इज करेक्ट, रे 2, ओके, समझे, चला यहीं तक करेंगे।